नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है अनुज और रूपा की। इन दोनों के कॉलेज की पढ़ाई एक साथ ही हुई थी। तब से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और उसी वक्त से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। जब तक ये कॉलेज में थे तब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि कॉलेज आने से दोनों के मिलने जुलने में कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई। दोनों हमेशा कॉलेज आते, साथ में बैठते, साथ में क्लासेस अटेंड करते, उसके बाद कैफेटेरिया में भी बैठकर एक साथ बहुत सारा वक्त बिताया करते थे। अगर कभी कैफेटेरिया में बैठने का मन नहीं है तो कई बार लाइब्रेरी में भी जाकर किताबें पढ़ने के बहाने एक दूसरे के बगल में बैठकर एक दूसरे के हाथ को प्यार से पकड़कर वक्त बिताया करते थे। ये दोनों भी बाकी के आम प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह ही थे। इन दोनों ने भी अपने आगे की जिंदगी के बारे में बहुत सारे सपने देख रखे थे, बहुत सारे सपने सजाए थे, जिसका इन्हें पूरा उम्मीद था कि आखिरकार कभी ना कभी ये सपने ये भी पूरा कर सकेंगे और अपनी पूरी जिंदगी साथ में बिताएंगे। लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद अनुज अपने जॉब में काफ़ी बिजी रहने लगा, जिसके वजह से उसे काफ़ी कम वक्त मिलता था रूपा के साथ बिताने के लिए। फिर भी वो जैसे तैसे मैनेज करके रूपा से मिल लिया करता था। हाँ, कभी कभार हफ्ते में एक बार तो कभी 2 बार। रूपा कोई जॉब नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके घर वाले ऐसा नहीं चाहते थे और उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। अब रूपा इन चीज़ों से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उसने अनुज को कहना शुरू कर दिया, अनुज प्लीज़ कुछ भी करो, जल्दी से मेरे घर आओ, मेरा हाथ मांगो, ताकि हम दोनों एक साथ ज़िंदगी बिताएं। मेरे घर वाले तो जिस जोर शोर से लड़के देख रहे हैं मेरे लिए, मुझे तो लगता है इस साल के अंदर ही वो मेरी शादी करके निपटा देंगे मुझे। प्लीज़ कुछ करो यार, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। सिर्फ रूपा ही अनुज के साथ रहना चाहती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अनुज भी रूपा के साथ रहना चाहता था और कहीं ना कहीं वो अपने जॉब पर इतना फोकस इसीलिए कर रहा था कि जल्दी से जल्दी उसका प्रमोशन हो जाए, उसका सैलरी पैकेज बढ़ जाए, क्योंकि उसका सिलेक्शन कैंपस में नहीं हुआ था। इस वजह से उसने जहाँ पे भी जॉब ज्वाइन की थी उसे वहाँ बहुत बड़ा कोई पैकेज नहीं मिला था, और इस पैकेज के साथ रूपा के घर वालों के सामने जाकर उसका हाथ मांगना अनुज के लिए थोड़ी सी शर्म की बात थी। क्योंकि जब उसके घर वाले अनुज से अगर सवाल पूछते कि तुम क्या करते हो, कितना कमाते हो, कैसे रखोगे हमारी बेटी को, तो वो क्या जवाब देता। और ये बात बिल्कुल सही थी कि अनुज ऐसा सोच रहा था, क्योंकि वो रूपा को हर वो खुशी देना चाहता था जो कि उसके माँ बाप ने उसे कभी दी है। कुछ दिनों तक तो रूपा भी इन चीज़ों को सुनकर समझती थी, शांत रह जाती थी, लेकिन अब रूपा के सब्र का बांध टूट चुका था। और वैसे भी रूपा जब भी अनुज से मिलने आया करती तो वो घर पर कोई ना कोई बहाना बना कर आती थी, जिसके वजह से उन दोनों के पास मिलने के लिए काफ़ी कम समय हुआ करता था। रूपा आती, थोड़ी देर मिलती, बैठती, अपने घर की शिकायतें करती और जल्दी जल्दी भागने के फिराक में लगी रहती थी। अनुज इन चीज़ों के वजह से अब थोड़ा थोड़ा परेशान होने लगा था, क्योंकि रूपा के साथ इतना कम समय बिताकर उसका मन ही नहीं भरता था। फिर भी जैसे तैसे सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एक दिन रूपा बेवक्त अपने घर से बहाना बनाकर अनुज से मिलने के लिए निकली। कहीं ना कहीं उसके घर वालों को थोड़ा बहुत शक तो हो चुका था, इसलिए आज रूपा के भाई ने रूपा का पीछा करना शुरू किया। और वो भाई अकेले नहीं था,
उसके साथ रूपा की माँ भी थी। दोनों ने जब रूपा का पीछा किया तो आखिरकार रूपा को अनुज से मिलते हुए देख लिया, और उन्होंने जब इन दोनों को मिलते हुए देखा तो उन दोनों को काफ़ी गुस्सा आया। दोनों रूपा के पास जाकर अनुज और रूपा दोनों पर बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगे और अनुज को काफ़ी बुरा भला भी बोला। लेकिन अनुज ने इन सारी बातों की चिंता ना करते हुए उसकी माँ को अपने बारे में बताकर समझाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। लेकिन रूपा का भाई कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो अनुज को बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं देना चाहता था। रूपा के भाई की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अब हाथापाई करने पर उतर आएगा। लेकिन अनुज ने इन बातों की चिंता नहीं की। वो रूपा के माँ के सामने घुटनों पर बैठ गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि प्लीज़ आंटी, प्लीज़ प्लीज़ आप एक बार तो हमारी बात सुन लीजिए। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं और ना ही मैं आपकी बेटी के साथ कभी कुछ गलत करने का सोच सकता हूँ। मैं रूपा से बहुत प्यार करता हूँ और आज से नहीं, कॉलेज के टाइम से हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, ऐसे नहीं शादी करके। मेरा अभी जॉब का पैकेज कम है, इस वजह से मैं अभी तक आपके घर पर नहीं आया बात करने के लिए, वरना मैं कब का आ गया होता। आप प्लीज़ एक बार हमारी बात तो सुनिए। आप हमारी बात सुनोगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि ना तो रूपा आप लोगों की इज्जत से खिलवाड़ करना चाहती है और ना ही मैं। बहुत सारी बातें बहुत देर तक बोलने के बाद आखिरकार रूपा की माँ ने अनुज की बातें पूरी तरह सुनने का फैसला किया। अब रूपा की माँ सामने बैठी हुई थी और अनुज और रूपा अपना पूरा पक्ष उनके सामने रख रहे थे। उन्होंने सारी बातें सुनी और सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनकी बेटी सच में कुछ गलत नहीं कर रही, ना ही उसने आज तक कभी कुछ गलत किया है, और अनुज भी ठीक ठाक ही लड़का है, एक बार इसके परिवार से मिलकर देख सकते हैं। तब रूपा की माँ ने बोला, बेटा ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, अब तुम भी मेरी बात सुनो। ऐसे चोरी छुपे तुम दोनों का इस तरह से मिलना मैं बिल्कुल भी ये गवारा नहीं करूँगी। हाँ, अगर सच में तुम रूपा से शादी करना चाहते हो, तुम जॉब तो कर ही रहे हो, आज नहीं तो कल तुम्हारा प्रमोशन भी हो जाएगा और तुम्हारा पैकेज भी बढ़ जाएगा। ये सारी बातें रूपा के पापा को मैं समझा दूंगी, लेकिन तुम हमारे घर पर आओ अपने पेरेंट्स को लेकर और रूपा से शादी करने की मांग करो उसके पिता के सामने। अगर वो तुम्हारी बातें सुनकर मान जाते हैं और वो तैयार हो जाते हैं कि तुम्हारी शादी कर दी जाएगी तो फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी। लेकिन ऐसे चोरी छुपे चोरों की तरह मिलना मैं बिल्कुल नहीं पसंद करूँगी, और ना ही ये बात कभी भी अगर रूपा के पिता को पता चली तो उनको बर्दाश्त होगी। ये बात सुनते ही रूपा का भाई और ज़्यादा भड़क गया। उसने कहा, माँ आप क्या कर रहे हो? आप कैसे इन दोनों बेवकूफ़ों की बातों में आ सकते हो? एक तो ये हमारी नाक कटवाने पे लगी हुई है, ऊपर से आप इनका साथ देने के लिए बोल रहे हो। हुआ क्या है आपको? रूपा की माँ ने अपने बेटे को इशारे से चुप रहने को कहा और बेटा भी मान गया। वो चुप हो गया और रूपा की माँ ने रूपा का हाथ पकड़ा और वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगी। पीछे से अनुज इशारे करके उसको समझा रहा था कि वो उसके घर पर ज़रूर आएगा। अब बारी थी अनुज की कि वो अपने घर पर अपने माता पिता को इस बारे में बता दे। अनुज के माता पिता को इन चीज़ों से कोई हर्ज नहीं था। अनुज ने जैसे ही रूपा के बारे में अपने माता पिता को बताया, सबसे ज़्यादा उसकी माँ खुश हो गई और उन्होंने कहा, वाह बेटा तू तो बड़ी तरक्की पर है, पहले इतनी अच्छी नौकरी मिल गई, अब अच्छी सी लड़की भी पसंद कर ली। कोई बात नहीं, वैसे भी तेरी पसंद ही हमारी पसंद है। तू चाहता है ना कि हम वहाँ जाकर तेरी शादी की बात करें, हम ज़रूर जाएंगे, और अगर वो गुस्सा भी करेंगे तो भी तू चिंता मत कर, मैं उन्हें समझा बुझा कर मना ही लूँगी। वैसे भी मेरा बेटा तो लाखों में एक है और मुझे पता है रूपा जब इस घर में आएगी तो उसे माँ की भी कमी कभी महसूस नहीं होगी। ये बात सुनते ही अनुज काफ़ी खुश हुआ। उसने तुरंत
रूपा को फ़ोन लगाकर बता दिया कि उसने अपने माँ और पिता से उसके बारे में बात कर ली है। वो दोनों तैयार हैं रूपा के घर आकर उसका हाथ मांगने के लिए। और उसकी माँ ने क्या कहा वो भी बात अनुज ने रूपा को बता दी। रूपा ये सब सुनकर काफ़ी खुश थी। अब उसे ये उम्मीद थी कि वो और अनुज आखिरकार एक हो जाएंगे। उन दोनों को कोई भी अलग नहीं करेगा। रूपा के पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे और तो और वो समय के काफ़ी पाबंद थे, तो उन्हें वैसे ही लोग ज़्यादा पसंद आते थे। अब अनुज ने रूपा की माँ को कॉल किया और उन्हें ये बताया कि उसने घर पर अपने माता पिता से बात कर ली है। इस सैटरडे वो ऑफिस खत्म करने के बाद अपने माता पिता के साथ उनके घर पर बात करने के लिए आएगा। अब ये बात रूपा की माँ को उनके पिता से कहनी थी और उन्होंने ये बात रूपा के पिताजी को बता दी। रूपा के पिताजी सुनकर पहले तो थोड़े गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे समझाकर अनुज से मिलने के लिए मना लिया और सैटरडे शाम को वो अनुज के आने की तैयारियां करने लगे। आज अचानक से अनुज के ऑफिस में अनुज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम लाद दिया गया। अनुज अपने काम जल्दी जल्दी खत्म करके जल्दी निकलना चाहता था, लेकिन चाहते हुए भी वो ये काम जल्दी खत्म नहीं कर पाया और उसे काफ़ी देर हो गई ऑफिस से निकलने में। करीब करीब रात के 10:30 उसे ऑफिस में ही बज चुके थे। उसने रूपा के घर पर फ़ोन करके ये बताया भी, लेकिन जैसे ही रूपा की माँ ने फ़ोन उठाया उन्होंने ये बात सुनकर गुस्से से फ़ोन रख दिया, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि एक तो रूपा के पापा वैसे भी मिलने को तैयार नहीं थे और जिस इंसान को कद्र नहीं है समय की, वो इंसान किसी और चीज़ की कद्र कैसे करेगा। अब सारा माहौल बिगड़ चुका था। बिना अनुज से मिले ही वो अनुज के लिए पूरी तरह से नेगेटिव हो चुके थे। अब रूपा के घर में और भी ज़्यादा जोर शोर से रूपा के लिए रिश्ते देखे जाने लगे। रूपा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाने लगा। अनुज बार बार रूपा को फ़ोन करके समझाने की कोशिश करता, लेकिन कहीं ना कहीं रूपा भी अब अनुज से नाराज़ थी, क्योंकि उसने बोलकर वादा करके अपना वादा पूरा नहीं किया। इसमें रूपा अनुज की ही गलती मान रही थी, इसलिए रूपा भी अब धीरे धीरे अनुज को अवॉइड करने लगी थी। वो कभी उसका फ़ोन उठाती, कभी नहीं उठाती। ज़्यादातर मैसेजेस का रिप्लाई तो बिल्कुल नहीं करती थी। अनुज अब बहुत परेशान रहने लगा। उसकी परेशानी उसके घर वालों को दिख रही थी, लेकिन वो अब कर भी क्या सकते थे। उन्होंने बीच में एक बार जाकर रूपा के पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन रूपा के पिता ने काफ़ी उल्टा सीधा बोलकर अनुज के माता पिता को वहाँ से भगा दिया था। ये बात अनुज के माता पिता ने अनुज और रूपा किसी को भी पता नहीं लगने दी थी। इधर अनुज रूपा के बातचीत ना करने के वजह से अपने काम में भी अब मन नहीं लगा पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। उसने ढंग से खाना पीना भी बंद कर दिया था। उसको अब उसके हर काम के लिए ऑफिस में डांट पड़ने लगी थी, जबकि एक समय ऐसा था जब अनुज के काम की तारीफ करते उसका बॉस थकता नहीं था। ये बात अनुज के एक कलीग ने ध्यान दी और वो अनुज के पास आकर उसके परेशान होने का रीज़न जानने की कोशिश करने लगा। अनुज ने भी उसके काफ़ी पूछने पर आखिरकार अपनी परेशानी उसके सामने रख दी और उसने कहा, भाई देख, इसका एक उपाय तो है, अगर तू चाहे तो वो उपाय हम कर सकते हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा खर्चा लगेगा और थोड़ा अलग है। तो ये सुनकर अनुज ने तुरंत कहा, अलग है मतलब खर्चे का तो चलेगा, मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन अलग है से क्या मतलब है तेरा, ऐसा क्या उपाय है। दोस्त ने कहा, देख तू मेरे ऊपर भरोसा करता है ना। अनुज ने कहा, वैसे भी यार भरोसा करने जैसा अब तो कुछ बचा नहीं है। मैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, अब कहीं ना कहीं वही मेरा भरोसा तोड़ने पर लगी हुई है। लेकिन कोई बात नहीं,
तू मेरी मदद करना चाहता है, इतना मेरे लिए बहुत है। तू बता तो सही क्या बात है। दोस्त ने कहा, ये एक तांत्रिक बाबा हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो तू मेरे साथ उनके पास चल। उनके लिए ये सब बहुत आसान सी बात है कि स्त्री का वशीकरण करना। तो अगर तुझे चाहिए तो रूपा को वो तेरे लिए वशीकरण मंत्र से बांध देंगे, जिससे कि वो चाह कर भी तेरे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाएगी और वो तुझे छोड़कर किसी और से शादी करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी। ये बात सुनते ही अनुज तुरंत खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है यार? तू सच बोल रहा है? मैं इसके लिए खर्च करने को तैयार हूँ। मुझे चाहे जैसे भी मेरी रूपा वापस चाहिए। अगर ये बाबा सच में ऐसा कर सकते हैं तो मुझे आज के आज तू उनके पास लेकर चल। दोस्त ने कहा, इतनी बेसब्री ठीक नहीं है, आज हम लोग नहीं जा सकते। हाँ, एक काम करते हैं, सैटरडे ऑफिस ख़त्म करने के बाद यहीं से डायरेक्ट मैं तुझे उन बाबा के पास लेकर चलूँगा। अनुज ने कहा, ठीक है, तो पक्का मुझे लेकर जाएगा ना? दोस्त ने कहा, हाँ बाबा, अगर नहीं लेकर जाना होता तो मैं तेरे से जिक्र ही क्यों करता। मैं तुझे वैसे भी ऐसे परेशान होता हुआ नहीं देख सकता हूँ, तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं ले चलूँगा तुझे। सैटरडे को जैसा दोनों ने तय किया था बिल्कुल वैसा ही किया। ऑफिस खत्म करने के बाद दोनों एक साथ उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गए। अनुज ने अपनी सारी परेशानी बाबा के सामने रख दी। बाबा ने कहा, बच्चा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मैं कर तो दूंगा, हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क भी है, क्योंकि मैं जिस तरह से उसका वशीकरण करूँगा, जब उसका वशीकरण टूटेगा तो शायद वो पहले जैसे ही हो जाएगी। अनुज ने कहा, बाबा आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस हमारी शादी हो जाने दीजिए। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि मेरी रूपा मुझसे बहुत प्यार करती है, बस वो अभी अपने परिवार वालों के दबाव में आकर मुझसे दूर जा रही है। और वैसे भी हमारी शादी हो जाएगी तो मुझसे ज़्यादा खुश तो मेरी रूपा हो जाएगी, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब उसके बाद मुझे किसी वशीकरण की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने कहा, ठीक है, जैसा तू चाहे, तू मुझे उसका कोई एक सामान लाकर दे दे जो कि उसका खुद का हो। ये बात सुनकर अनुज ने तुरंत अपने जेब के अंदर से एक रुमाल निकाला और रुमाल निकालकर बाबा को दे दिया। कहा कि ये मेरी रूपा का ही रुमाल है, वो एक बार भूल गई थी, तब से ये रुमाल मैं अपने साथ अपने पास ही रखता हूँ। फिर बाबा ने उससे कुछ पैसों की मांग की। अनुज वो पैसे अपने साथ लेकर गया था। उसने तुरंत वो पैसे बाबा को दे दिए। बाबा ने कहा, कल सुबह से ही तुझे इस वशीकरण का असर दिखने लगेगा, अब तू निश्चिंत होकर यहाँ से चला जा। अनुज वहाँ से खुशी खुशी अपने दोस्त के साथ घर लौटकर आ गया। आधी रात तक तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी, बस इस खुशी में और ये सोचकर कि कल से उसकी रूपा फिर से पहले जैसी हो जाएगी, उससे फिर से बात करेगी, उससे मिलने आया करेगी। उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी बात थी। इसलिए जैसे तैसे अनुज की रात कट गई और अगली सुबह होते ही करीब 7 साढ़े 7 बजे रूपा का उसे कॉल आया और रूपा उससे रो रो कर फ़ोन पर मिलने के लिए बोल रही थी। वो उसे ये बता रही थी कि वो उससे कितना प्यार करती है, वो उसके बिना नहीं रह सकती। ये सारी बातें सुनकर अनुज मन ही मन में काफ़ी खुश हो रहा था और ये बात सोच रहा था कि बाबा का जादू लगता है असर कर गया है, मेरी रूपा फिर से पहले जैसी हो गई है। अनुज ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जब बोलो जहाँ बोलो मैं मिलने आने के लिए तैयार हूँ। और फिर दोनों ने एक समय तय किया। दोनों एक दूसरे से मिले। दोनों एक दूसरे की बाहों में उसी तरह से खो जाना चाहते थे जैसे कि हमेशा खोया करते थे। आज दोनों की खुशी एक चरम सीमा पर थी। अनुज की तो खुशी दो तरफा थी कि आखिरकार उसको उसकी रूपा चाहे जैसे भी वापस मिल गई। दूसरा, उसको इस बात की भी तसल्ली थी कि जल्दी से जल्दी वो अब अपनी रूपा से शादी कर लेगा ताकि उसकी रूपा उससे कभी दूर ना जा सके।
आज अनुज ने अपने मन की बात रूपा के सामने रख दी, लेकिन ये बात अनुज बोलता उससे पहले ही रूपा उससे बोलने लगी। अनुज, तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले चलो, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे अब दूर नहीं रह सकती। मुझे मेरे घर वाले पता नहीं किसके साथ बांधने के लिए लगे हुए हैं यार, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। अनुज, तुम समझ रहे हो ना? अनुज ने उसके आंसू पोंछते हुए उसे दिलासा देते हुए कहा, हाँ हाँ मेरी जान, हाँ मेरी रूपा, मैं तुम्हारी हर बात समझ रहा हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं भी इसी चीज़ की तैयारी में लगा हुआ हूँ कि कैसे हम दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर सकें। ये सारी बातें सुनकर अनुज के खुशी का अब ठिकाना नहीं था और अनुज और रूपा काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ आज बैठे रहे और फिर रूपा अपने घर चली गई, अनुज अपने घर चला गया। आज रात तो अनुज की हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे कि पहले दिन आप किसी लड़की को प्रपोज करते हैं और वो आपको हाँ बोलकर अपने प्यार का इजहार करे। ठीक वैसी ही बेचैनी आज अनुज के मन में थी। अनुज की खुशी आज उस सीमा को छू रही थी जैसे कि उसने दुनिया की हर चीज़ पाली हो। कुछ दिनों तक सब कुछ ऐसा ही चला, बहुत अच्छा रहा। अनुज बहुत खुश था और वो पैसे देकर उस अफसोस में नहीं था कि उसने वो पैसे कहीं से कर्ज लेकर दिए थे। अनुज को तो खुशी बस इस बात की थी कि उसकी रूपा उसको वापस मिल चुकी है। लेकिन मुश्किल से 20 दिन ही निकले होंगे कि रूपा का व्यवहार कुछ अलग सा होने लगा और रूपा ने फिर से अब अनुज से बात करना कम कर दिया था। वो अनुज के फ़ोन नहीं उठाती थी, ना ही उसके मैसेजेस के रिप्लाई करती थी। अनुज इस बात को लेकर अब काफ़ी परेशान हो चुका था। आखिरकार वो खुद से आज उस बाबा जी के पास पहुंच गया और अनुज ने कहा, बाबा जी, आपने जो वशीकरण किया था वो तो कुछ दिन बिल्कुल ठीक चला, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है और वापस से रूपा मुझसे बात नहीं करती, मेरा फ़ोन नहीं उठाती, वो फिर से पहले की जैसी हरकतें करने लगी है। ये क्या हो गया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या वशीकरण इतने कम दिन के लिए रहता है? बाबा ने कहा, नहीं, वशीकरण तब तक दूर नहीं होता जब तक कि मैं उस क्रिया को पलट ना दूं या फिर तूने जिस वजह से वशीकरण कराया है वो चीज़ हो ना जाए। ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे भी देखना पड़ेगा, तो तू मुझे कल सुबह तक का वक्त दे। मैं आज रात की साधना में इस बात का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। अनुज ने ये जवाब सुनकर वहाँ से लौट जाना ही सही समझा और अब अनुज के मन में 1000 तरह की बातें चल रही थी। वो ये सोच रहा था कि अगर ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक से रूपा को क्या हो गया? वो क्यों बदल गई है? कहीं वो बाबा मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? बार बार उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। जैसे तैसे वो सो गया। अगली सुबह उठते ही वो तुरंत भागकर बाबा जी के पास पहुंचा और बाबा जी से ये होने का वजह जानने लगा। बाबा जी ने कहा, किसी ने उसके ऊपर पलट क्रिया करवाई है। ये बात सुनकर अनुज का चेहरा कुछ अजीब सा बन गया क्योंकि उसको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। बाबा ने कहा, ये जो हमने क्रिया की थी वशीकरण के लिए, उस क्रिया को समझकर या बिना समझे किसी ने उसके ऊपर एक दूसरा टोटका करवाया है जिससे कि हमारे वशीकरण का असर अब उसके ऊपर ख़त्म हो गया है और मैंने जिस विधि से उसके ऊपर वशीकरण कराया था उसका उसके ऊपर अब ऐसा उल्टा असर पड़ा है कि मैंने जिसकी सहायता से उसके ऊपर वशीकरण किया था अब वो उसके शरीर पर हावी हो चुका है। अनुज के दिमाग में अभी भी ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी। उसने कहा, बाबा आप क्या कह रहे हैं? मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे थोड़ा साफ और आसान शब्दों में समझाइएगा कि आप क्या कह रहे हैं। बाबा ने कहा, मूर्ख, तेरे समझ में ये बातें नहीं आएंगी।
तू बस इतना समझ ले कि उसके ऊपर हमने जो वशीकरण किया था, अब वो वशीकरण लगभग टूट चुका है, क्योंकि जिसके माध्यम से हमने वो वशीकरण किया था, अब वो ही तेरी रूपा को खुद अपने वश में कर चुका है और वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। ये बात अनुज के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि ऐसे ही अनुज और रूपा की ज़िंदगी में मुसीबतें कम नहीं थीं। अब ये चीज़ होने के बाद वो करता तो क्या करता, वो उसके घर वालों के पास जाकर भी कुछ बोल नहीं सकता था। इसलिए वो बाबा के ही चरणों में गिरकर उनसे मांगने लगा, बाबा कुछ भी कीजिए, मेरी रूपा को ठीक कीजिए, वरना मेरी रूपा अगर मुझसे दूर हो जाएगी तो मैं भी जी नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तूने एक बार जो कहा मैंने वो कर दिया। अब अगर उस बच्ची के ऊपर कोई भी क्रिया की गई तो तेरी रूपा वैसे ही नहीं बचेगी। अब अनुज के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अनुज पूरी तरह से हताश हो चुका था, क्योंकि जिनसे आखिरी उम्मीद थी, जब अब वो ही साथ छोड़ चुके थे, तो अब वो करता तो क्या करता। अनुज चुपचाप अपना उदास मन लेकर घर चला गया। वो अब पहले से भी ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि उसको पता था इस चीज़ का अब कोई इलाज नहीं है। वहाँ धीरे धीरे रूपा की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि रूपा के ऊपर अब एक नहीं दो क्रियाएं करवाई गई थीं, जिसका नतीजा आज ये था कि रूपा के शरीर पर अब एक साथ दो आत्माओं ने कब्जा कर लिया था। वो दोनों आत्माएं अभी तक किसी के भी पहुंच से बाहर थी, क्योंकि इस क्रिया को पलट क्रिया में बदलने वाले कोई और नहीं, उसके खुद के परिवार वाले थे। रूपा के स्वभाव में जो बदलाव आने लगे थे, वो सारे बदलाव कहीं ना कहीं उसकी माँ ने नोटिस कर लिए थे, और इस तरह से अचानक उसके स्वभाव के बदल जाने के वजह से वो भी अपने जानने वाले एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गई, और उन्होंने भी रूपा के ऊपर ऐसे ही किसी मंत्र का प्रयोग किया। और जब भी ज़्यादातर तांत्रिक ऐसे किसी मंत्र का सहारा लेते हैं, तो वो किसी न किसी प्रेत को आपके ऊपर छोड़कर आपका वशीकरण या आपके दिमाग का बंधन करवाते हैं। यही रूपा के साथ भी हुआ था। तो पहले जिस बाबा ने उसके ऊपर प्रेत को भेजा था, अब वो प्रेत उनके चंगुल से छूट चुका था, इसलिए पहले से तो उसे रूपा का शरीर मिला ही हुआ था। ये बंधन टूटने के वजह से अब उसने रूपा के शरीर को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था, और दूसरे प्रेत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। माँ ने भी ये चीज़ तो कहीं ना कहीं रूपा के भलाई के लिए करवाई थी, लेकिन दिन ब दिन रूपा की हालत अब बिगड़ने लगी, और वो भी जब इस क्रिया को पलटने के लिए बाबा के पास पहुंची, तो बाबा ने साफ साफ ये बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि अब वो इस क्रिया को पलट नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही कोई क्रिया की गई थी, जिससे कि एक प्रेत उसके अंदर पहले से था। अब ये दोनों प्रेत मिलकर उसका शरीर पूरी तरह से अपने वश में कर चुके हैं, और इन प्रेतों को ऐसे निकालना उनके बस की बात नहीं है। रूपा की माँ भी हताश होकर वहाँ से वापस आ गई, और उन्होंने इसके बाद कई लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि वो अब उनकी मदद नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे रूपा के स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगे। रूपा का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरने लगा। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, काफ़ी कमज़ोर हो गई। उसकी हरकतें भी काफ़ी अजीब सी रहने लगी थी। वो ज़्यादातर अपने माता पिता का कहना बिल्कुल नहीं सुना करती थी। माँ ने भी ये क्रिया घर वालों से छुपकर कराई थी, इसलिए अब वो ये बात किसी को बता नहीं सकती थी। अकेले उनसे जितना बन पड़ा
उन्होंने उन सारे लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ हर हाल में निराशा ही लगी थी। इधर अनुज भी रूपा के ख्यालों में परेशान ही रहा करता था और उसने भी अब कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ से उसे मदद की उम्मीद थी, लेकिन उसे भी हर जगह से निराशा ही हाथ लगी थी। रूपा का स्वास्थ्य अब इतना बिगड़ चुका था कि शायद उसको देखकर कोई भी बता सकता था कि उसका बचना अब नामुमकिन है। घर वालों में जैसे कि पिता और बेटे ने जो भी डॉक्टरी इलाज उनके समझ में आया उन्होंने वो चीज़ें करा ली, लेकिन रूपा की हरकतों के वजह से कहीं ना कहीं उनके भी दिमाग में ये चीज़ें आती तो थीं, लेकिन उनके लिए ये सारी चीज़ें अंधविश्वास था। ऐसी ही परेशानी और मुसीबतों से रूपा लगातार 2 महीने तक जूझती रही और माँ के आंखों के सामने वो तड़पती रही। कोई भी कुछ नहीं कर पाया और एक दिन रूपा की मौत हो गई। रूपा अब इस दुनिया से जा चुकी थी। ये खबर कुछ ही दिनों में अनुज तक भी पहुंच गई। जब ये बात अनुज को पता चली तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी भी हरकतें बहुत अजीब सी अब होने लगी थीं। उसके घर वालों ने उसको समझाने की, उसको शांत करने की बहुत कोशिशें की और अनुज भी कहीं ना कहीं अपने घर वालों के वजह से कोशिश कर रहा था कि वो इन चीज़ों से बाहर आ जाए, लेकिन वो भी खुद को संभाल नहीं पाया। मुश्किल से 15 दिन ही बीते होंगे कि अनुज ने भी खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।